Hello everyone, this is मोहम्मद मोनिश एंड आई वेलकम यू ऑल टू द इंटेलेक्चुअल टॉक्स। आज की इस वीडियो में हम कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स पे चर्चा करेंगे, जैसे कि करेंसी क्या होती है, किसी भी देश के लिए करेंसी क्या महत्व रखती है, कैसे करेंसी की वैल्यू को डिटरमाइन किया जाता है, डिवैल्यूएशन ऑफ द करेंसी क्या होती है, मतलब किसी भी करेंसी की वैल्यू को जानबूझकर गिरा दिया जाता है या किस वजह से उसकी वैल्यू डिवैल्यू हो जाती है। और फिर हम बात करेंगे क्या होता है जब मनी की वैल्यू डिक्लाइन कर जाती है, मतलब उसकी जो वैल्यू है वो कम हो जाती है, डिक्लाइन कर जाती है। उसके बाद हम जानेंगे कि कैसे मनी की वैल्यू इंक्रीज़ हो जाती है और क्या होता है जब मनी की वैल्यू इंक्रीज़ हो जाती है। ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे कि क्या ऐसे फैक्टर्स हैं जो करेंसी की वैल्यू को अफेक्ट करते हैं। एट द एंड हम जानेंगे कि कितने फॉर्म्स ऑफ मनी होती हैं। स्टार्ट करते हैं पॉइंट नंबर 1 से। व्हाट इज़ करेंसी? करेंसी एक मीडियम है, यानी ज़रिया है टू एक्सचेंज गुड्स एंड सर्विसेज। इन शॉर्ट, करेंसी एक मनी है जो पेपर या कॉइन के फॉर्म में होती है, जिसे हम एक्सचेंज करके किसी भी तरह के गुड्स एंड सर्विसेज को लेते हैं। और आज के ज़माने में इलेक्ट्रॉनिक करेंसी या क्रिप्टो करेंसी भी चलन में है। बहुत सालों पहले गुड्स एंड सर्विसेज की अदला बदली होती थी, जैसे कुछ वीट के बदले राइस या फिर कुछ ग्रेन्स के बदले ऑयल का एक्सचेंज हो जाता था, जिसे हम बार्टरिंग कहते हैं। बट इन मॉडर्न वर्ल्ड हम करेंसी को एज अ प्राइमरी मीडियम ऑफ एक्सचेंज यूज़ करते हैं और ज़्यादातर पेपर नोट को एज अ करेंसी यूज़ किया जाता है, जो कि लीगल टेंडर में आते हैं। और पेपर को एज अ करेंसी यूज़ करने का कंसेप्ट चाइना ने डेवलप किया था एज अर्ली एज 1000 BC। अकॉर्डिंग टू द worldatlas.com, यूनाइटेड नेशंस द्वारा मान्यता प्राप्त 180 नेशनल करेंसीज जो हैं वो अभी चलन में हैं, और बाकी जो 66 करेंसीज हैं वहाँ पे US डॉलर चलता है या फिर करेंसी पेग चलता है। करेंसी पेग का मतलब कोई देश किसी फॉरेन कंट्री की करेंसी को अपनी करेंसी के साथ एक फिक्स्ड एक्सचेंज रेट डिसाइड कर लेता है और उसे हम करेंसी पेग बोलते हैं। नंबर 2, हाउ द वैल्यू ऑफ करेंसी डिटरमाइन। अब हम बात करेंगे कि कैसे किसी देश की करेंसी की वैल्यू डिटरमाइन होती है। तो किसी भी करेंसी की वैल्यू उसके एक्सचेंज रेट्स पर डिपेंड करती है। एक्सचेंज रेट्स मतलब कि एक करेंसी का दूसरी करेंसी के कंपैरिजन में क्या कन्वर्जन वैल्यू है। यानी आज के ज़माने में जो 1 US डॉलर है लगभग 73.30 इंडियन रुपी के बराबर है, और दुनिया की सबसे महंगी करेंसी जो है वो कुवैती दिनार लगभग 244 इंडियन रुपीज़ के बराबर होती है। तो ये होता है किसी भी देश का कन्वर्जन रेट, और यह बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है कि जैसे उस करेंसी की क्या डिमांड है मार्केट में और किस तरीके से उसके एक्सचेंज रेट्स डिसाइड किए जाते हैं। और भी फैक्टर्स होते हैं, इस पर आगे बात करते हैं। तो अभी मैंने बात करी एक्सचेंज रेट्स की। तो एक्सचेंज रेट्स जो होते हैं वो 3 तरह के होते हैं। फर्स्ट फिक्स्ड एक्सचेंज रेट, सेकंड फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट एंड थर्ड मैनेज्ड एक्सचेंज रेट। फर्स्ट फिक्स्ड एक्सचेंज रेट, ये क्या होता है? ये गवर्नमेंट ऑफ कंट्री डिसाइड करती है कि करेंसी का एक्सचेंज रेट या कन्वर्जन रेट क्या होगा। फॉर एग्जांपल, एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन मानिए कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये डिसाइड कर दिया कि आज से जो 10 रुपये का नोट है उसकी वैल्यू 100 रुपीज़ हो जाएगी। ठीक है, अब इससे क्या होगा कि पूरी कंट्री में जो उसका सर्कुलेशन है वो उसी के हिसाब से होगा, यानी 10 रुपये की चीज़ जो थी वो अब 100 रुपये की बन जाएगी। तो इस तरीके के हम एक्सचेंज रेट को हम फिक्स्ड एक्सचेंज रेट कहते हैं। सेकेंड हमारा आता है फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट। ऐसे एक्सचेंज रेट्स में क्या होता है? ऐसे एक्सचेंज रेट्स में करेंसी की वैल्यू में बहुत से फ्लक्चुएशंस देखने को मिलते हैं, और यह डिपेंड करता है कि एक्सचेंज मार्केट में उसकी सप्लाई एंड डिमांड क्या है, उसी के हिसाब से करेंसी की एक्सचेंज रेट बदलता रहता है। इसको हम समझते हैं एक छोटे से एग्जांपल से। मान लीजिए कि 2 आइलैंड पे 2 फार्मर रहते हैं, यानी फार्मर 1 रहता है और दूसरे आइलैंड में फार्मर 2 रहता है। जो फार्मर 1 होता है वो अपने आइलैंड पे पोटैटोस कल्टीवेट करता है, और जो फार्मर 2 होता है वो अपने आइलैंड पे अनियंस कल्टीवेट करता है। अब इन दोनों को आपस में एक्सचेंज करना है ये सब चीज़ें, तो क्या करेंगे, इन्होंने अपने अपने आइलैंड की करेंसीज़ को डिटरमाइन किया। मतलब जो पहला वाला फार्मर था, फार्मर 1 था, उसने कहा कि मेरे आइलैंड पे पोटैटो करेंसी चलेगी, और सेकंड वाला जो फार्मर था उसने कहा मेरे आइलैंड पे अनियन करेंसी चलेगी।
अब इन दोनों को आपस में एक्सचेंज करना था। तो पहले साल सारी चीज़ें बेहतर रही, दोनों ने इक्वल कल्टीवेशन किया, सारी चीज़ वेदर कंडीशन प्रॉपर थी, तो दोनों का बराबरी कल्टीवेशन हुआ प्रॉपर, ठीक है। तो अब इन्होंने एक्सचेंज करने के लिए इन्होंने कहा कि हमारी जो करेंसी का रेशियो है वो इक्वल रहेगा, मतलब जो हमारी करेंसी की वैल्यू है वही तुम्हारी भी करेंसी की वैल्यू रहेगी, यानी 1 पोटैटो कॉइन इज इक्वल्स टू 1 अनियन कॉइन रहेगा, ठीक है। पहले सब सही चलता है। उसके बाद क्या होता है कि सेकेंड ईयर में वेदर कंडीशंस ख़राब हो जाती हैं। वेदर कंडीशन ख़राब होने से जो अनियन वाला फार्मर होता है वो ज़्यादा कल्टीवेशन नहीं कर पाता है, और जो फार्मर वाला जो पोटैटो वाला होता है फार्मर, वो अच्छे से कल्टीवेशन करता है और प्रॉपर उसका हार्वेस्टिंग होती है, सब कुछ बेहतर रहता है। तो ऐसा हो जाने की वजह से जो अनियन कॉइन की वैल्यू थी वो डिक्लाइन कर जाती है, मतलब उसकी वैल्यू जो होती है वो गिर जाती है। वहीं पोटैटो कॉइन की जो वैल्यू होती है वो इंक्रीज़ कर जाती है। तो ये होता है कन्वर्जन रेट, यानी एक्सचेंज रेट की वैल्यू कैसे कैसे डिपेंड करती है उसके सप्लाई एंड डिमांड पे, ठीक है। तो इस तरीके से करेंसी की वैल्यू जो होती है वो डिटरमाइन की जाती है। इसी वजह से आज के टाइम में जो यूएस डॉलर है उसकी डिमांड ज़्यादा बढ़ी हुई है। यूएस डॉलर की डिमांड कैसे बढ़ी हुई है और भी फैक्टर्स पर डिपेंड करता है, फ़िलहाल इसकी डिमांड ज़्यादा है मार्केट में। अब हम बात करते हैं मैनेज्ड एक्सचेंज रेट की। तो कुछ कंट्रीज़ कहती हैं कि ठीक है, मार्केट की वजह से जो सप्लाई डिमांड की वजह से फ्लक्चुएशंस आ रही हैं, ठीक है आने देते हैं, और हमारी करेंसी में आ जाती है फ्लक्चुएशन, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन हम एक लिमिट सेट कर देंगे कि करेंसी की जो वैल्यू है वो 5 से 10% से ज़्यादा फ्लक्चुएट नहीं कर सकती। मतलब फ्लक्चुएशन मार्केट में आ रही हैं, ठीक है, लेकिन हमारी करेंसी में 5 से 10% से ज़्यादा फ्लक्चुएशंस नहीं आ सकता। इसे हम कहते हैं मैनेज्ड एक्सचेंज रेट। असल में बहुत से रीज़न होते हैं किसी भी करेंसी के फ्लक्चुएट होने में, जैसे अनएम्प्लॉयमेंट रेट क्या है उस कंट्री का, इन्फ्लेशन रेट क्या है, महंगाई दर जिसे बोलते हैं, जीडीपी ऑफ द कंट्री क्या है उस कंट्री की, ठीक है, और मैन्युफैक्चरिंग कितनी हो रही है, कैसे हो रही है, और किस तरह के प्रोडक्ट्स जो हैं वो कंट्री प्रोड्यूस कर रहा है, और उस देश में इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट की कंडीशंस क्या हैं। इन सारी चीज़ों से फ़र्क पड़ता है कि करेंसी एक्सचेंज रेट्स पर, ठीक है। अब बात करते हैं 1970 से पहले बहुत से देशों में फिक्स्ड एक्सचेंज रेट यूज़ होता था, जैसे भारत में भी आज़ादी के वक्त फिक्स्ड एक्सचेंज रेट यूज़ होता था, ठीक है। तब ऐसा वक्त हुआ करता था जब एक्चुअली में 1 रुपी जो होता था वो हमारा $1 के बराबर होता था। धीरे धीरे इंडियन रुपी की वैल्यू जो थी डॉलर के कंपैरिजन में गिरती रही, और आज $1 करीब 73 रुपीज़ के बराबर हो गया है। बहुत से पॉलिटिशियंस आए, उन्होंने वादा किया कि रुपी की वैल्यू बढ़ा देंगे, वो सभी वादे झूठे थे और ऐसा अभी तक नहीं हो पाया है। पॉइंट नंबर 3, व्हाट इज़ डिवैल्यूएशन ऑफ करेंसी। तो डिवैल्यूएशन एक ऑफिशियल लोवरिंग है किसी भी करेंसी की वैल्यू दूसरे के कंपैरिजन में गिराने की। मतलब जब एक देश अपनी करेंसी को दूसरी करेंसी के कंपैरिजन में जानबूझकर गिरा देता है तो उसे हम डिवैल्यूएशन कहते हैं। इसको हम एक एग्जांपल समझते हैं कि आफ्टर इंडिपेंडेंस 1950 में भारत ने देश के डेवलपमेंट के लिए बहुत खर्चे किए, लेकिन उतना कमाया नहीं। तो गवर्नमेंट ने क्या किया कि अपनी करेंसी को डीवैल्यू कर दिया। कैसे होता है ये, हम एक एग्जांपल समझते हैं। जैसे मैंने आपसे 100 रुपये लोन लिए, ठीक है, और सारा खर्च कर दिया, लेकिन बस सिर्फ 25 रुपये जो थे वो बचे थे। अब लोन चुकाने के लिए मैं अपनी करेंसी को कंट्रोल कर सकता हूँ। मैंने क्या करा, बहुत सारे पैसे जो थे वो प्रिंट करे। प्रिंट करने से क्या हो गया कि पैसों की जो सप्लाई थी वो बढ़ गई, लेकिन वैल्यू भी गिर गई। तो जो पहले 1 रुपये की वैल्यू थी अब 10 रुपये की बन गई। जो मेरे पास 25 रुपये थे अब वो 250 रुपये बन चुके थे। तो जैसे मैंने 25 रुपये जो बचे थे वो 250 रुपये हो गए, तो मैंने क्या किया, 100 रुपये का लोन जो आपसे लिया था वो रीपे कर दिया। इस प्रोसेस को बोलते हैं डीवैल्यूएशन ऑफ करेंसी। 4. What happens when the value of money declines? क्या होता है जब मनी की वैल्यू जो है वो गिर जाती है या डिक्लाइन हो जाती है। तो इन्फ्लेशन इज़ व्हेन द वैल्यू ऑफ मनी डिक्लाइंस।
इन्फ्लेशन हो जाता है, यानी महंगाई दर बढ़ जाती है जब मनी की वैल्यू डिक्लाइंस हो जाती है। कैसे काम करता है इस पे बात करते हैं। तो लोगों द्वारा स्पेकुलेट किया जाता है कि प्रोडक्ट्स का जो रेट है, यानी प्राइस है, कीमत है, वो बढ़ने वाली है। ठीक है, तो प्रोडक्ट का प्राइस बढ़ने से पहले लोग क्या करते हैं कि प्रोडक्ट्स को ज़्यादा से ज़्यादा खरीद कर रिज़र्व करना शुरू कर देते हैं। अब ये क्यों करते हैं? ताकि बाद में जब रेट उसके बढ़ेंगे तो उसमें प्रॉफिट कमा सकेंगे। तो इससे मार्केट पे क्या फ़र्क पड़ता है? मार्केट में क्या होता है कि प्रोडक्ट्स की डिमांड जो है वो बढ़ जाती हैं। अब डिमांड बढ़ जाने से क्या होता है कि मार्केट के जो प्रोड्यूसर्स हैं, जो मैन्युफैक्चर कर रहे हैं या प्रोड्यूस कर रहे हैं प्रोडक्ट्स को, वो क्या करते हैं, अपने प्रोडक्ट्स का कॉस्ट बढ़ा देते हैं। अब जैसे ही वो कॉस्ट बढ़ाएंगे क्या होगा? इन्फ्लेशन रेट बढ़ जाएगा। तो ये होता है जब मनी की वैल्यू जो है डिक्लाइंस कर जाती है, यानी गिर जाती है। पॉइंट नंबर 5, व्हाट हैपेंस व्हेन द वैल्यू ऑफ मनी इंक्रीजेज। क्या होता है जब मनी की वैल्यू बढ़ जाती है या इंक्रीज हो जाती है? तो ये सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है कि वैल्यू बढ़ गई है, लेकिन किसी भी इकोनॉमी के लिए ये इन्फ्लेशन से भी ज़्यादा वर्स होता है। आखिर ऐसा क्यों? एक एग्जाम्पल समझते हैं। जब 2007 से 17 के बीच मैसिव डिफ्लेशन आया था, तो हाउसिंग मार्केट में प्राइस ड्रॉप 20% से ज़्यादा देखने को मिला था। बहुत से लोग अपनी प्रॉपर्टीज़ बेच नहीं सके और ख़रीदारों को भी डर था कि इसको ख़रीदने के बाद तुरंत इसकी कीमत और गिर जाएगी। कोई नहीं जानता था कि कब उसकी कीमतें बढ़ेंगी। इसके होने से बहुत सी फैमिलीज़ ने अपने घर खोए, कंस्ट्रक्शन वर्कर्स की जॉब गई और बिल्डर्स कर्ज में डूब गए। इसलिए वैल्यू ऑफ मनी का इंक्रीज होना भी घातक हो सकता है किसी भी इकोनॉमी के लिए। द पॉइंट नंबर इज 6, व्हाट आर द डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ मनी। इसको समझने के लिए सबसे पहले हम समझते हैं कि मनी होता क्या है। तो मनी एक ऐसा ऑब्जेक्ट है जिसको हम देते हैं टू टेक गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है, उसको हम एज अ पेमेंट यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ये किस तरीके के हो सकते हैं? ये कॉइन्स हो सकते हैं। कॉइन्स एक अपने में एक ऑब्जेक्ट है जिसकी कुछ ना कुछ वैल्यू उस पर प्रिंट होती है या पहले कुछ वैल्यू होती भी थी, उसको भी हम एज अ पेमेंट यूज़ करते हैं। सेकेंड वन इज़ नोट्स। नोट्स को हम एज अ पेमेंट यूज़ करते हैं, तो वो भी एक मनी का फॉर्म है। और पहले ज़माने में कॉन्च शेल्स यूज़ किए जाते थे क्योंकि वो खुद की एक वैल्यू रखते थे। ठीक है, अब हम बात करेंगे डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ मनी की। एक पैटर्न है क्या फॉर्म्स ऑफ मनी होता है। तो 3 तरह के फॉर्म्स होते हैं। नंबर 1 कमोडिटी मनी, सेकंड वन इज़ फिएट मनी एंड द थर्ड वन इज़ फिड्यूशियरी मनी। ठीक है, नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। कमोडिटी मनी। कमोडिटी मनी क्या होती है कि एक ऐसी मनी, एक ऐसा ऑब्जेक्ट जो खुद की एक वैल्यू रखता हो। मतलब उस ऑब्जेक्ट की खुद की एक वैल्यू होती है। जैसे कि गोल्ड हो गया, गोल्ड की खुद की वैल्यू होती है जो पहले यूज़ किया जाता था, तो उसकी वैल्यू को उस पर प्रिंट कर दिया जाता था। उसके बाद सिल्वर कॉइन्स जो यूज़ होते थे उस पर भी उसकी वैल्यू प्रिंट की जाती थी और उसको एज अ पेमेंट यूज़ किया जाता था। और कॉन्च शेल्स का भी यूज़ एज अ पेमेंट किया जाता था। और मुगल्स के पीरियड में अशरफियों को यूज़ किया जाता था, वो भी खुद की एक वैल्यू रखते थे, वो भी एक प्रीशियस मेटल से यूज़ किया करके उसको बनाया जाता था। ठीक है, तो ये इस तरह की मनी को हम बोलते हैं कमोडिटी मनी। सेकेंड वन इज़ फिएट मनी। फिएट मनी क्या होती है कि वो भी ऑब्जेक्ट यूज़ कर रहे हैं हम एज अ पेमेंट के लिए, लेकिन उसकी खुद की कुछ वैल्यू नहीं होती है। उसकी कमोडिटी वैल्यू कुछ नहीं होती है, बहुत ही ना के बराबर होती है जितनी उसकी मॉनेटरी वैल्यू होती है। यानी मॉनेटरी वैल्यू मतलब जो उस पर प्रिंट है वो वैल्यू ज़्यादा होती है कमोडिटी वैल्यू से। ठीक है, तो ये क्या होती हैं, ये जो हम सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा जो नोट्स प्रिंट किए जाते हैं, ये इसकी कॉस्ट कितनी होगी? बहुत ही कम होती है, लेकिन इस पर जो प्रिंट होता है उसकी वैल्यू ज़्यादा होती है। ये लॉ एंड ऑर्डर के द्वारा भी प्रिंट किए जाते हैं और लीगल टेंडर में ये लाए जाते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं फिड्यूशियरी मनी की। फिड्यूशियरी मनी भी एक मेथड ऑफ पेमेंट है, बट इट इज़ नॉट डिपेंड ऑन लीगल टेंडर, बट इट इज़ बेस्ड ऑन ट्रस्ट। ठीक है, अगर आपको ट्रस्ट है तो आप इस मनी को एक्सेप्ट करोगे, और अगर ट्रस्ट नहीं है तो मनी को एक्सेप्ट नहीं करोगे। कहने का मतलब ये है कि एग्जांपल से समझते हैं कि जो चेक्स होते हैं, चेक एक फॉर्म है फिड्यूशियरी मनी का। ठीक है, अगर आपको कस्टमर एक चेक देता है एज अ पेमेंट, अब आपको अगर बैंक पे ट्रस्ट है तो आप उस चेक को ले लोगे,
ठीक है, एज अ पेमेंट आप एक्सेप्ट कर लोगे। लेकिन अगर आपको बैंक पे ट्रस्ट नहीं है या फिर आपको नहीं चाहिए चेक, तो आप सीधा सीधा मना कर दोगे कि हम ये चेक नहीं ले सकते, आप मेरे को कैश दे दो। तो इस तरह की मनी के फॉर्म को हम फिड्यूशियरी मनी कहते हैं। जबकि फिएट मनी जो होता है वो लीगल टेंडर में आता है। अगर दुकानदार लेने से मना करेगा तो आप उस पर केस भी कर सकते हो, बट फिड्यूशियरी मनी जो होती है वो लीगल टेंडर में नहीं आती है, बट एज अ पेमेंट एक्सेप्ट किया जा सकता है ऑन द बेसिस ऑफ ट्रस्ट। ठीक है, तो आज का टॉपिक यहीं पे समाप्त होता है। थैंक यू वेरी मच फॉर योर अटेंशन। ठीक है, और आई होप ये वीडियो आपके लिए इंफॉर्मेटिव होगा। तो कैसा लगा आपको ये वीडियो, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। सब्सक्राइब कर दिए इस चैनल को, एंड थैंक यू वेरी मच।